नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, लोकपाल आंदोलन से लाइमलाइट में आए पिछले 10 साल पहले आपको याद होगा, अन्ना हजारे ने धमाल मचाई थी। लोकपाल आंदोलन अन्ना के नेतृत्व में हुआ था और उसके बाद राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया। तो वही अन्ना हजारे उसके बाद यानी 2013 के बाद अन्ना हजारे पूरी राजनीति से पीछे हट गए, यानी मीडिया ने उनको दिखाना बंद कर दिया। वैसे देखिए तो लोकपाल आंदोलन भी मीडिया का ही एक क्रिएशन था, मीडिया का क्रिएशन था वो, क्योंकि 24 घंटे लोकपाल आंदोलन सब चैनल पर दिखाया जा रहा था और उस आंदोलन से उस वक्त की सरकार बहुत डर गई थी। और जो कुछ हुआ उससे अन्ना हजारे बोलते हैं ना कि लाइफ जिनकी है उससे भी बड़े हो गए थे और लोग उनको भगवान मानने लगे थे। आपको याद होगा तो केजरीवाल, सिसोदिया वगैरह जो लोग थे वो उनके पीछे थे। आजकल केजरीवाल के, सिसोदिया, इनको तो याद भी नहीं आता कि कोई अन्ना हजारे नाम की व्यक्ति थी। और हर बात में अन्ना हजारे अपना मत प्रदर्शन करते थे। छोटी बात हो कहीं हो गई तो कैमरे उनके सामने खड़े हो जाते थे, पत्रकार इकट्ठा हो जाते थे और पूछते थे, और अन्ना बड़ी चिंतनशील मुद्रा में उस हर सवाल का जवाब देते थे, उस हर समस्या का हल बताते थे। पिछले 8 साल में अन्ना हजारे कैमरा से हट गए, तो वो खुद नहीं हटे। आज भी वो बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, लेकिन ना तो कोई उनकी सुनता है, ना तो कोई कैमरा उनकी तस्वीर पकड़ने जाता है या अन्ना ने क्या बताया वो बताने की कोशिश ना कोई मीडिया करता है। वरना एक ज़माना था 2011-12 तक कि हर चीज़ में, दुनिया में, अमेरिका में कोई प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाला है तो उस पर भी अन्ना की राय ली जाती थी, हर बात पर। किसी ने, आपको याद होगा, उस वक्त यूपीए सरकार के मिनिस्टर थे हमारे शरद पवार, इनको एक थप्पड़ मारा था किसी मूर्ख इंसान ने, तो उस पर भी पवार अन्ना हजारे की रिएक्शन पूछी गई थी। इतने अन्ना हजारे बोले वही कोई बड़ी बात है ऐसा मानकर, वो खबर है ऐसे मानकर खबरें बनती थी। लेकिन पिछले 8 साल से कम 8-9 साल अन्ना हजारे मानो मीडिया के लिए गायब हो गए। आज उनकी एक न्यूज़ खबर आ गई, हमारे मराठी न्यूज़पेपर में आ गई, इसलिए मुझे लगा कि बाकी के चैनल पर कहीं हिंदी में या हिंदी न्यूज़पेपर में, अखबारों में तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मराठी अखबारों में एक न्यूज़ आ गई। इसलिए मैंने सोचा कि अन्ना की थोड़ी याद की जाए, मीडिया को, मेनस्ट्रीम मीडिया को बताया जाए कि भाई अन्ना हजारे नाम की कोई व्यक्ति आज भी है, कुछ करती है, कुछ करना चाहती है। आपने जिसको 10 साल पहले इतना भगवान बना के देश के सामने रखा था, आज भी वो है, कम से कम उसकी दखल ले लो। बात ये हुई कि खबर ऐसी है कि अन्ना हजारे, कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे थे और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक मीटिंग ले ली, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है उसकी, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रतिनिधि है, कोई पटना से, कोई गुजरात से, कोई तेलंगाना से, ऐसे सब लोगों की एक मीटिंग ले ली। और उस मीटिंग में तय कर दिया कि अब फिर से आंदोलन छेड़ना चाहिए। अपना जो भ्रष्टाचार हटाओ का ओरिजिनल एजेंडा है वो आगे लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए। और लोकपाल वगैरह भूल गए, क्योंकि लोकपाल का तो कानून हो गया, फिर भी लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, वो बात छोड़ दो, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बात यह कि अन्ना हजारे ने तय किया है कि फिर से
भ्रष्टाचार निर्मूलन, भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन छेड़ा जाएगा। और उसके लिए उन्होंने नई आइडिया निकाली है। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आई कि 8 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव दरमियान 2014 में घोषणा की थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस की सत्ता आ गई, बीजेपी की सत्ता आ गई, सत्तांतर हो गया, फिर भी भ्रष्टाचार से तो देश मुक्त नहीं हुआ। ये तो वस्तुस्थिति है, मानना पड़ेगा, ये सत्य स्थिति है। तो अन्ना हजारे इसीलिए शायद फिर से आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। और उस आंदोलन में उन्होंने एक नई आइडिया लाई है, वो है पार्टी मुक्त पॉलिटिक्स। यानी देश में जो चुनाव हो गए उसमें कोई पार्टी लड़नी नहीं चाहिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या और कोई समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, ये सब पार्टियां ही नहीं होनी चाहिए। जब तक पार्टियां रहेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। इसलिए पार्टियां जो है चुनाव में उतरने वाली, उनको ही हटा देना चाहिए। देश को पार्टी मुक्त पॉलिटिक्स देना चाहिए। ये नई आइडिया और मुझे बहुत पसंद आ गई कि अन्ना हजारे ने एक नई आइडिया ली और उन्होंने उसका कुछ विवरण भी दिया है। हम कानून से जो चुनाव होते हैं, कानून हम देखें तो कानून में कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई कॉरपोरेटर हो, कोई नगर सेवक हो या जिला परिषद का सदस्य हो, वो तो पार्टी का नहीं होता। लोग उसे पार्टी का कैंडिडेट करके नहीं चुनते, क्योंकि जो किसी भी पार्टी का नहीं है वो भी चुनाव लड़ सकता है। जो इस देश का नागरिक है और उस विभाग का जो नागरिक है, मतदाता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। जिस संस्था के लिए चुनाव है उस संस्था का अगर सदस्य है तो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी मुंबई का जो मतदाता है वो मुंबई कॉरपोरेशन के लिए लड़ सकता है, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लड़ सकता है या लोकसभा के लिए लड़ सकता है। उसको किसी पार्टी का मेंबर रहने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्टियां कहां से बीच में आ गई? और जब तक पार्टियां है तो पार्टियों के एमएलए, पार्टियों के एमपी माने जाते हैं और उनका जो मामला है, यानी पार्टी छोड़कर जाने को प्रतिबंध किया गया है, इसलिए करप्शन बढ़ता है। ऐसी कुछ आइडिया है। लेकिन मुझे आइडिया पसंद आ गई कि भाई चुनाव हो गए तो पार्टी लेस चुनाव होने चाहिए, किसी भी पार्टी को कैंडिडेट, ये हमारा। और इसलिए सब के सब जो पार्टियां हैं उनका जो चुनाव चिन्ह होता है, अब जाके लोग वोट किसको देते हैं? वोट किसको देते हैं? वोट तो उस चुनाव चिन्ह पर देते हैं। कमल का निशान है तो बीजेपी को वोट गया, हाथ का पंजा है कांग्रेस को वोट गया, हाथी है तो बीएसपी को वोट गया। तो अन्ना हजारे की आइडिया ऐसी कि किसी भी पार्टी का परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी को परमानेंट सिंबल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन उसी पार्टी का हर जगह एक ही सिंबल नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को चॉइस रहे कि इस पार्टी को अगर मैं वोट देता हूं और मेरी पसंदगी का कोई कैंडिडेट है नहीं, फिर भी मेरा वोट उसी इंसान को जाता है जो मेरे पसंद का नहीं है। इसलिए अन्ना हजारे अब पार्टी लेस चुनाव के लिए लड़ने वाले हैं। बात इतनी है कि आइडिया तो अच्छा है, अन्ना हजारे ने आइडिया अच्छा निकाला है, उस पर आंदोलन कैसे करेंगे? क्योंकि केजरीवाल, सिसोदिया वगैरह जो गैंग थी, उन्होंने उस समय लोकपाल के समय अन्ना हजारे का मार्केटिंग अच्छा किया था। उसके लिए मीडिया हाथ में पकड़ा था, 24/7 मीडिया, हमेशा दूसरी कोई खबर दिखाई नहीं जाती थी, बस अन्ना अन्ना अन्ना। तो अन्ना एक सिंबल बन गए थे, चेहरा बन गए थे।
और चेहरे का मतलब ही सिंबल होता है। चेहरा का मतलब आज भी अगर देखें हम, तो भले आपका केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उसके बाद तो उन्होंने चुनाव चिन्ह क्या लिया है? झाड़ू लिया है, ठीक है, उनका वो चुनाव चिन्ह है। लेकिन पार्टी जो बनाई उन्होंने, तो वो पार्टी जब चुनाव आता है, पॉलिटिक्स आता है, उस वक्त केजरीवाल हो या उनके जो कोई साथीदार होते हैं, वो सब अन्ना की टोपी पहनते हैं। आपको याद है, अन्ना की टोपी ये लोकपाल आंदोलन का एक सिंबल बन गया था, जिसको चुनाव में हम चुनाव चिन्ह बोलते, लेकिन बाकी के समय में हम उसको सिंबल बोलते, प्रतीक बोलते। तो खुद अन्ना ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट का सिंबल बने और राजनीति में वोट खींचने के लिए भी वो टोपी सिंबल बन गई। लेकिन बात यह कि अन्ना की टोपी तो केजरीवाल ने उठा ली, लेकिन अन्ना के आइडियाज उन्होंने डंप कर दी। यानी खुद अन्ना और अन्ना जी का जो नेतृत्व है उसको डंप कर दिया, अलग थलग हो गए अन्ना। और केजरीवाल का टारगेट देश में लोकपाल वगैरह लाना था नहीं, उनको दिल्ली में कम से कम मुख्यमंत्री होना था, सत्ता में आना था, पॉलिटिक्स करना था। और उसी समय उनका और अन्ना का झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि एक तरफ वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में और दूसरी तरफ हिमाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में अन्ना या लोकपाल आंदोलन के फेवर में वोटिंग होगी कि नहीं, इसका सर्वे भी उन्होंने करके लिया था। वहाँ से अन्ना और केजरीवाल में झगड़ा हो गया और वो अलग हो गए। सामने आकर, कैमरे के सामने आकर दोनों ने बोल दिया कि भाई अलग हो रहे, केजरीवाल पॉलिटिक्स में जाएंगे, अन्ना पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हाँ, अन्ना ने उनको शर्त रखी थी कि मेरा फोटो नहीं लगाना, मेरा नाम नहीं लेना। केजरीवाल बोले ज़रूरत नहीं है उसकी, और उन्होंने दिखा दिया कि अन्ना की ज़रूरत उनको नहीं है। जब थी मार्केटिंग के लिए, एक बात सीधी होती है कि अमिताभ बच्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर देखते हैं, विराट कोहली देखते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते, यानी उनकी जो ऐड होती है, स्टार होता है, जाहिरात होती है, उसमें ये लोग बड़े बड़े किसी खिलाड़ी होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं और बोल देते कि भैया यह ऐसा है, ये डॉक्टर फिक्सिट है, या ये कुछ और चीज़ है। वो बेचने के लिए उनका चेहरा लिया जाता है, लेकिन उनको कंपनी में नहीं लिया जाता, उनको कंपनी में कोई अधिकार नहीं दिया जाता, धोनी हो या सचिन हो। उसी ढंग से केजरीवाल ने अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके मार्केटिंग के लिए अन्ना हजारे को मॉडल करके लिया था, और जब जरूरत नहीं रही हटा दिया। सवाल इतना है कि अन्ना की आइडिया अच्छी है, हाँ, लेकिन उस पर अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन के लिए उनके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जिस ढंग से केजरीवाल ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और अलग अलग ढंग से कम 15-20 हज़ार कार्यकर्ता ऐसे, उनके खान पान की व्यवस्था हमेशा के लिए रखी है। उनको कहीं ना कहीं से भी उनको पैसा मिलता रहे, वो आंदोलन छेड़ना है तो वो 5-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाए। तो अन्ना के पास ऐसा कोई पेमेंट का मॉडल नहीं है जो कि कार्यकर्ता उनके साथ हमेशा खड़े रहे। गांव की बात अलग है, उनके गांव में कुछ 2-4-500 लोग हो गए, लेकिन बड़ा आंदोलन मुंबई या दिल्ली में या राज्य में खड़ा करना है तो उसके लिए जितनी बड़ी संख्या होती है वो तो अन्ना के पास नहीं है। और दूसरी बात है कि मीडिया को कब्जे में करना या मीडिया को हायर करना और अपना बोलबाला करना, ये भी सिस्टम अन्ना के पास नहीं है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि अन्ना आंदोलन करने तो निकले, लेकिन आज के तारीख में आंदोलन के लिए जिस साधन की ज़रूरत होती है, जो साधन हमने देखा, किसान आंदोलन चल रहा था, खाने पीने की व्यवस्था थी, सैकड़ों लोग वहाँ आए थे, तंबू डालकर बैठ गए थे, खाते थे, पीते थे, और क्या करते थे? हाँ, कैमरे आ गया तो स्लोगन दे दो, बाकी कुछ करना नहीं था, बस डटे रहना, उधर डटे रहना। इससे आगे किसान आंदोलन में क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं चल रहा था।
खाने पीने की व्यवस्था रखी गई थी और लोकपाल में उसकी ट्रायल हुआ था। लोकपाल आंदोलन में भी ऐसे ही खाने पीने की सब व्यवस्था थी। सवाल यह है कि अन्ना जो आंदोलन करने जा रहे उस आंदोलन के लिए उनके पास साधन क्या है, व्यवस्था क्या है, और मीडिया को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए उनके पास कुछ स्ट्रैटेजी है या नहीं है, और उसका खर्चा कौन करेगा? क्योंकि आजकल आंदोलन बहुत महंगा हो चुका है। कुछ आंदोलन तो ऐसे चलते कि पर डे उसको मनरेगा जैसी खा पी कर भी ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं, 200 रुपया 500 रुपया पर डे। हर दिन की रोजंदारी 200-500 रुपया देकर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके आंदोलन में लोग जुट जाते। किसान आंदोलन हमने देखा और सब चैनल ने दिखाया था, उनके लिए लंगर कैसे लगाए जाते थे ये भी दिखाया है, कहाँ से माल उठाकर लाया जाता था। तो अन्ना हजारे के पास ये सुविधा कहाँ से आएगी, और मीडिया को वो कैसे हायर करेंगे? और मीडिया को भी हायर करना पड़ता है। आपको लगता है कोई ऐसे इंटरव्यू देता है तो एक तो उसको टीआरपी होनी चाहिए, नहीं तो जो क्या बोलते एयर टाइम होता है वो खरीदना पड़ता है। तो ये व्यवस्था केजरीवाल ने की थी, और मुझे याद है कि उस वक्त जब डोनेशन इकट्ठा हुआ तो इतने लाख रुपए का क्या हुआ, तो केजरीवाल ने जो हिसाब दिया था अन्ना को, उसमें 40 लाख रुपए मीडिया पर खर्च किए, ऐसा बोला था। मीडिया पर खर्चा क्यों? हम देखते हैं तो कैमरा लेकर रिपोर्टर खड़ा हो जाता है, उसके लिए पैसा कहाँ से लगता है? केजरीवाल ने 40 लाख रुपए 10-15 दिन के लिए कहाँ खर्चे किए थे, किस पर खर्चे किए थे? कोई शादी का पंडाल डाला था? तो बात यह है कि अन्ना हजारे अगर आंदोलन करने जा रहे हैं तो इनके पास ये सब व्यवस्था कहाँ होगी? हाँ, रामलीला मैदान तो मिल सकता है, तो अन्ना मैदान में उतरेंगे तो होगी रामलीला या रासलीला, क्योंकि एक अन्ना का आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ था और उसको हम रामलीला करके ही देख रहे थे, और रामलीला जैसे 10-15 दिन में ख़त्म होती थी वैसा अन्ना आंदोलन भी उस वक्त 10-15 दिन में ख़त्म हो गया था। सवाल ये है कि जो अब करने जा रहे हैं अन्ना, उसकी हालत क्या होगी? क्या रामलीला होगी या रासलीला होगी? देखते। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।